हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर के नीट के क्वेश्चंस तो भेजे ही थे और उसके बाद जेई मेंस के भी 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अपलोड किया था। तो आज हम लोग सॉल्यूशन का जो थियरी लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और साथ साथ में हम लोग नीट और जेई के मेंस के क्वेश्चंस हम लोग विल कीप अपलोडिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जेई के हिसाब से भी, नीट के हिसाब से भी, एमएससीटी के हिसाब से भी और बोर्ड के भी हिसाब से। तो ये जो चैप्टर है हम लोग यूजली जब भी SYGC स्टार्ट करते हैं, 12th स्टैंडर्ड चालू करते हैं, तो सबसे पहला चैप्टर यही करते हैं क्योंकि इजी भी चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो सोल्यूशन देखिए, एक्चुअली हमारे बॉडी में लगभग सारे प्रोसेस जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में ही होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन आवर बॉडी अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है? तो जब भी कोई दो चीज को हम मिक्स करते हैं, whenever we mix two things, mixture, तो इट इज ऑफ टू टाइप। मिक्सचर जो है वो दो टाइप के होते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। एक को हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर इज द सेकंड कैटेगरी। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या है? इट इज अ मिक्सचर विच इज कंपोज्ड ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सिंग। यहाँ पर जो है मिक्सिंग इज यूनिफॉर्म, मिक्सिंग इज यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मिक्स शुगर इन वाटर, शुगर प्लस वाटर मिला देता हूं मैं, तो मिक्सिंग इतनी यूनिफॉर्म होगी कि शुगर मॉलिक्यूल्स वाटर में मिक्स है वो हमें आप क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू सी ऑल्सो कि शुगर के पार्टिकल्स उसमें है। तो अगर ऐसा सोल्यूशन बनता है तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर अगर हम मिला देते हैं, तो सैंड प्लस वाटर जो है इतना क्लियरली हमें मिलेगा, मालूम पड़ जाएगा उसमें सैंड मिला हुआ है। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर में मिक्सिंग यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉग देख लो, मिस्ट, क्लाउड, एनीथिंग विच यू कैन डिस्टिंग्विश कि हाँ भाई इसमें दो चीज मिलाई गई है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो हमें एक्चुअली इस चैप्टर में हमारा फोकस होगा होमोजेनस मिक्सचर पे, क्योंकि सोल्यूशन जो है ज़्यादातर होमोजेनस सोल्यूशंस ही हमें डिस्कस करने होते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में भी डील विद होमोजेनस सोल्यूशन मोर। तो हम लोग होमोजेनस मिक्सचर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है, कैन आई रब दिस, एक मिनट, आप लोग इसको ले लेंगे तरफ, ओके, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि जो सोल्यूशन है उसका डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही है कि इट इज सोल्यूशन इज a mixture, it is a homogeneous mixture, homogeneous mixture of two or more substance, which are chemically non-reactive, which are chemically non-reactive. This is very important. Chemically non-reactive. This is very important. क्यों? क्योंकि solution, making of solution, or I can say solution is just a physical mixing. It is not there is any chemical mixing. For example, अगर मैंने शुगर को वाटर में मिलाया तो शुगर का जो प्रॉपर्टी है, वाटर का जो प्रॉपर्टी, इट इज रिटेन इन द मिक्सचर. But if you mix NaOH plus HCl, it is not a solution because NaOH and HCl will react with each other to give NaCl and water. तो कुछ नया बन जा रहा है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इट इज अ केमिकल चेंज। बट मेकिंग ऑफ सोल्यूशन इज प्योरली फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मिक्स शुगर प्लस वाटर, देन आई कैन से इट इज अ सोल्यूशन, ठीक, दिस इज अ सोल्यूशन। बट इफ आई मिक्स NaOH plus water, HCl, it will give me NaCl plus water. This is not going to be a solution. So solution is always a homogeneous mixture of two or more substances which are chemically non-reactive. तो जब भी हम solution बना रहे हैं
तो किसी भी दो चीज़ को नहीं मिला देगी। हमें मिलाते वक्त ये ध्यान रखना है कि उनके बीच में केमिकल रिएक्शन ना हो जाए। अगर केमिकल रिएक्शन हो गया तो वो सोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। सोल्यूशन तभी बनेगा जब वो दो चीज़ जो मिक्स हम कर रहे हैं वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होगा, और होमोजीनस तब बनेगा जब उनके बीच में यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी। किसी भी दो चीज़ को हमने मिला दिया तो वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं है, तो वो हेट्रोजीनस नहीं होगा। तो होमोजीनस मिक्सचर बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि मिक्सिंग यूनिफॉर्म हो, और मिक्स जो सोल्यूशन होते हैं इसको हम ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर को। जो ट्रू सोल्यूशन है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस मिक्स। जैसे शुगर को पानी में मिलाया तो द टेस्ट ऑफ शुगर विल बी देयर, एंड वाटर इन द लिक्विड फॉर्म इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। सॉल्ट इन वाटर, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, एरेटेड ड्रिंक्स, टू एलॉयज, कॉपर इन गोल्ड। तो कोई भी सोल्यूशन जब हम बनाते हैं तो इट ऑलवेज रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट विच आर मिक्स। ठीक है, तो ये उसका डेफिनेशन था। चलेंगे अब जब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन जो है उसमें दो कैटेगरी होती है। एक जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट का जो डेफिनेशन बनेगा, इट इज द component of solution which is relatively present in large amount. Component of solution which is present in large amount, and एक और component होगा solute. Solute is the component of solution present in small amount. छोटे अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो सल्यूट कहलाएगा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो सॉल्वेंट। हमेशा सल्यूट को सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट कभी सल्यूट में नहीं डिसॉल्व करते। फॉर एग्जाम्पल शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, वाटर इज नॉट डिजॉल्व इन शुगर। तो जो लार्ज अमाउंट में रहेगा वो हमेशा वो होता है जिसके अंदर हम डिजॉल्व करते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो होता है जिसको हम डिजॉल्व करते हैं। सल्यूट कैन बी वन और मोर, ये एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उसमें केवल दो कंपोनेंट हो, सल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब टू कंपोनेंट सोल्यूशन है, सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, तो उस सोल्यूशन को हम कहेंगे बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन एग्जांपल इथाइल अल्कोहल इन वाटर, इथाइल अल्कोहल इन वाटर। तो यहाँ पर जो वाटर है वो सॉल्वेंट हो गया, इथाइल अल्कोहल है वो सॉल्यूट हो गया। कंपोनेंट तीन भी हो सकते हैं, थ्री कंपोनेंट, तो उसको हम कहेंगे टर्नरी सोल्यूशन। इसी तरह से चार कंपोनेंट भी हो सकते हैं तो क्वाटरनरी सोल्यूशन, एन कंपोनेंट सोल्यूशन भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट वी कॉल्ड इट एज अ बाइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन, क्वाटरनरी सोल्यूशन। बट इस चैप्टर में हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन पे होगा, और रिक्वायर पढ़ने पे कुछ कॉन्सेप्ट अगर रिक्वायर होंगे टर्नरी पे तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जब सोल्यूशन हम बनाते हैं, जब किसी भी चीज़ को हमें मिक्स करना होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि चलो वाटर लो और उसमें हम मिक्स कर देते हैं। पर सोल्यूशन बनाते वक्त हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वाटर ही हम सॉल्वेंट लें। हाँ, ये बात और है कि सॉल्वेंट में वाटर हम बहुत ज़्यादा और हर बार लेते, बहुत बार लेते हैं, क्योंकि वाटर का जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ही आसानी से बहुत सारे सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेता है, और इसी वजह से हम उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो जो वाटर है वो हमेशा सॉल्वेंट नहीं होगा, पर ज़्यादातर टाइम वही सॉल्वेंट होता है। तो इफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन वाटर, तो उसे हम कहते हैं एक्वस
सोल्यूशन। अब एक्वा सोल्यूशन क्यों कहते हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हो, वाटर का जो ग्रीक नेम है वो एक्वा होता है, इसके लिए एक्वा सोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। एंड इफ सोल्यूशन इज नॉट प्रिपेयर्ड इन वाटर, इज नॉट prepared in water, that is solvent is other than water, other than water. For example, CHCl3 chloroform, CCS2 ethyl acetate etc. तो अगर ऐसे सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं जिसमें हम कुछ चीज घोल रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब जब हम लोग जेई का, नीट का और या तो फिर अपने बोर्ड एग्जाम्स का भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कहीं पर भी अगर एक्वस सॉल्यूशन वर्ड दे दिया है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत काम की हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन दिया है तो उसके कुछ पैरामीटर्स हमें पता है कि भाई एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर है, और वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हमें पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी, दैट इज इक्वल टू 1 atm। तो ये इंफॉर्मेशन अगर हमें एक्वा सॉल्यूशन दिया है तो ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन हमें वहां पर समझ में आ जाती है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट में, जेई में या जेई एडवांस में, तो ये वर्ड लिखा है तो समझ जाना कि भाई वाटर है तो ये पैरामीटर तो ऑटोमेटिक हमें मालूम। तो ये वहां पर सॉल्वेंट मेंशन नहीं होगा पर एक्वस सॉल्यूशन मेंशन जरूर होगा, ठीक है, ले लेंगे। आगे चलते हैं। अब हम लोग जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हम लोग अपने आसपास में कितने सारे टाइप के सॉल्यूशन हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एलॉय, ऑल एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और मेटल्स में दोनों ही सॉलिड है तो यानी वो सॉलिड मिक्स इन सॉलिड। शुगर को पानी में डाल दिया, सॉलिड मिक्स इन लिक्विड। एयर, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। तो ऐसे अगर हम फिजिकल स्टेट के बेस पे देखेंगे तो देयर विल बी टोटल 9 कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन। सल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन और कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो सल्यूट, सॉल्वेंट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बेस पे सॉल्यूशन की कितनी कैटेगरी बनेगी? टोटल 9 कैटेगरी बनेगी। तो अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है, फिक्स कर देते, पहले सॉल्वेंट को फिक्स कर देते सॉलिड। तो जब भी सॉल्वेंट सॉलिड, याद रखना कि जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा, कोई भी सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन का, जैसे हम किसी चीज को मिला दें, हम सॉलिड को लिक्विड में मिला दें, लिक्विड को सॉलिड में, किसी भी चीज में हम मिला दें, पर जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा, फिजिकल फॉर्म होगा, फेज होगा, वो हमेशा सॉल्वेंट का होता है। तो यहाँ पर अगर सॉलिड 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 है तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और इसीलिए हम इसे कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर लिक्विड है तो वहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा और उसे हम कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। तो टोटल यहां पर अभी कितने कैटेगरी हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 3 कैटेगरी के सॉलिड सॉल्यूशन, 3 कैटेगरी के लिक्विड सॉल्यूशन और 3 कैटेगरी के गैस सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉलिड में सॉलिड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, गैस डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। So liquid dissolved in solid, solid dissolved in solid, gas dissolved in solid। इसी तरह से solid dissolved in liquid, liquid dissolved in liquid, gas dissolved in liquid। तो solid dissolved in solid में solid solution मिलेगा। The best example for this is alloy। कोई भी alloy ले लो,
brass, steel, all these are example of solid mix in solid. Liquid mix in solid, इसका example होगा hydrated salt, amalgam of mercury, hydrated salts, या फिर amalgam of mercury with sodium metal. अच्छा, अमलगम देखो, कोई भी मेटल के साथ अगर हम लोग मर्क्यूरी रख देते तो उसके साथ बड़े आसानी से मिक्स हो जाता है। पर एक खास बात है कि जो मर्क्यूरी है वो आयरन के साथ नहीं मिक्स होगा, टंगस्टन के साथ नहीं मिक्स होगा, तो कुछ मेटल्स हैं प्लैटिनम के साथ नहीं मिक्स होता है, बट नॉर्मली मेजर ऑफ द मेटल के साथ मर्क्यूरी बहुत ही आसानी से अमलगम बन जाता है, मिक्स हो जाता है उसके साथ। गैस डिजॉल्व इन सॉलिड, अब गैस को डिसॉल्व करना सॉलिड में एक्चुअली इस तरह का सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट होता है, बट यस वी कैन टेक एज हाइड्रोजन गैस इन पैलाडियम। पैलाडियम इज अ मेटल, सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। फिर सॉलिड इन लिक्विड, बेसिक एग्जांपल है शुगर इन वाटर, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, इथाइल और आई कैन से इथेनॉल इन वाटर। बहुत सारे एग्जांपल होंगे बट यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल लिख रहा हूँ। गैस डिसॉल्व्ड एरेटेड ड्रिंक्स, जितने भी हम लोग ड्रिंक्स लेते हैं, सोडा, पेप्सी, कोको कोला, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन इन वाटर। आपको पता है जो एक्वाटिक लाइफ होते हैं उसका लाइफ कैसे, वो लोग जिंदा कैसे, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। पर समर सीजन में क्या होता है, सरफेस पे ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन की सल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन वहाँ से एस्केप हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को सरफेस पे सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो दैट्स वाई दे गो डाउन इन द सिंक वेयर द ऑक्सीजन इज स्टिल इन द डिसॉल्व्ड स्टेट। अदरवाइज एट द सरफेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर द ऑक्सीजन गेट एस्केप्ड आउट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। ये ले लो। अब हम लोग लेते हैं थर्ड कैटेगरी, जहां पर मैं क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट गैस होगा। तो सॉलिड डिसॉल्व इन गैस, लिक्विड डिसॉल्व इन गैस, गैस डिसॉल्व इन गैस। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूं गैस इन गैस। तो सीधा सीधा अपना बेस्ट एग्जांपल है एयर। टू नॉन रिएक्टिंग गैस जब मिला दिया तो वो बोल सकते हैं गैस इन गैस का मिक्सचर, और आई कैन से एयर इज द बेस्ट एग्जांपल एंड द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज गैस। अब ये जो दो कैटेगरी है, ये दो कैटेगरी एक्चुअली में बहुत ही रेयर चांसेस है इसके बनने के। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आयोडीन वेपर इन एयर ले सकते हैं हम लोग, आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन वेपर इन एयर ले सकते हैं। लिक्विड इन गैस, इसके लिए ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म with nitrogen. So these are certain examples, but basically these two type of solutions are very less possible. Other solutions are possible in n number. Now in this chapter our focus will be much on liquid solutions, because liquid solutions are the solution with which we deal in much in our day to day life as well as in the laboratory. जब भी हम अपने लैब में जाते हैं, मतलब कॉलेज के लैब में, तो वहाँ पर ज़्यादातर हमें जो सॉल्यूशंस मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो इस सॉल्यूशंस के बारे में हमारा ज़्यादा डिस्कशन है इस चैप्टर में, ठीक है। ले लेंगे इसको। चलते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब जो है मैं कवर करने जा रहा हूँ, जो एक्चुअली इस चैप्टर का मेन रिक्वायरमेंट है और जेई और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक बता दे रहा हूँ, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए, ठीक है।
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ सल्यूट present in a given amount of solvent, or solution. ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि गिवन सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ सल्यूट कितना है, या तो गिवन सॉल्वेंट में या पूरे सोल्यूशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन से हमें उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ पता चल जाती है कि भाई वो सोल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 500 ml वाटर में 200 ग्राम शुगर डाला और उसी 500 ml दूसरे वाटर में मैंने अगर 300 ग्राम शुगर डाला, तो मुझे क्लियरली मालूम है कि जिसमें मैंने 300 डाला उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा। दोनों सोल्यूशन सेम है, शुगर सोल्यूशन दोनों ही है, बट जिसमें सल्यूट ज़्यादा है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जिसमें सल्यूट कम है वो कम कॉन्सेंट्रेटेड है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। अब अगर हम लोग क्वालिटेटिवली देखें तो ऐसे दो सॉल्यूशंस को बेसिकली हम लोग ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ये ले लीजिए। अगर क्वालिटेटिवली देखें तो हम दो सॉल्यूशन को सिंपली ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशंस के दो कैटेगरी बनेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। एक को हम कहेंगे कि वेरी कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब उसमें सॉल्यूशंस में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब ये नहीं है कि सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट तो अभी भी ज़्यादा है, पर कंपैरेटिवली कोई दूसरा सॉल्यूशन है उसे हम डाइल्यूट कह रहे हैं क्योंकि उसमें सॉल्यूट इज लेस। तो अगर मैंने यहाँ दो सॉल्यूशन रखा है, एक सॉल्यूशन और ये दूसरा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, इसमें सॉल्यूट सपोज x ग्राम है और इसमें सॉल्यूट 3x ग्राम है, तो इसे मैं कहूँगा कॉन्सेंट्रेटेड और इसे मैं कहूँगा डाइल्यूट कंपैरेटिवली। बट दिस इज अ क्वालिटेटिव वे ऑफ गिविंग एन आइडिया अबाउट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। देयर आर ऑल्सो अ वेरी स्पेसिफिक वे टू गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे देखना चाहेंगे। तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस ऑफ the concentration of solution is molarity, mole fraction. There are various ways to express the concentration of solution. तो उस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, तब देखेंगे। अगेन लाइक, सब्सक्राइब एंड व्यूज। थैंक यू।